हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, इसी टॉपिक पर सुबह वीडियो अपलोड किया था। बहुत मुश्किल से अपलोड हुआ, लेकिन फिर अपलोड होने के बाद में कोई टेक्निकल एरर आ गई और वीडियो फ़ोन से भी उसको हटा दिया गया। तो अब वीडियो है वो पूरा दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था क्रिया का भेद कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे। उसमें एक था अकर्मक क्रिया और दूसरा था सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हमने पढ़ा था एक तो होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। तो उस द्विकर्मक क्रिया में जिस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो वो दो कर्म कहाँ प्रयुक्त होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और उन दो कर्मों को क्या किस नाम से जाना जाता है। जैसे एक कर्म है और दो कर्म है। एक को नाम मुख्य कर्म के नाम से जाना जाता है और दूसरे को गौण कर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो वाक्य में क्रिया के तुरंत पहले, क्रिया से तुरंत पहले जो कर्म प्रयुक्त होता है उसे मुख्य कर्म कहते हैं, उसे मुख्य कर्म कहते हैं। और इस मुख्य कर्म की एक और पहचान है, ये हमेशा निर्जीव होता है, हमेशा निर्जीव होता है। दूसरी बात, ये हमेशा विभक्ति रहित होता है, इसमें किसी भी तरह की विभक्ति नहीं लगती है, किसी भी तरह की विभक्ति नहीं लगती है। तो ये क्या होता है, पहली बात क्रिया के तुरंत पहले इसका प्रयुक्त होता है, क्रिया के तुरंत पहले ये प्रयुक्त होती है और ये विभक्ति रहित होती है और ये हमेशा निर्जीव होती है। और दूसरा है गौण कर्म। गौण कर्म हमेशा मुख्य कर्म से पहले प्रयुक्त होता है, अर्थात क्रिया से पहले मुख्य कर्म, मुख्य कर्म से पहले गौण कर्म। गौण कर्म क्या होता है, हमेशा सजीव होता है, हमेशा सजीव होता है और ये विभक्ति सहित होता है, विभक्ति सहित होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम देखें इसको, तो जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसमें अध्यापक करता है, छात्र कर्म है, हिंदी कर्म है और पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाना क्रिया है। तो क्रिया के तुरंत पहले कौन सा कर्म प्रयुक्त होता है, मुख्य कर्म। ये हिंदी मुख्य कर्म है और ये निर्जीव है और ये विभक्ति रहित है। और मुख्य कर्म से पहले जो कर्म प्रयुक्त होता है उसे गौण कर्म कहते हैं। तो ये गौण कर्म है, छात्र है वो गौण कर्म है, छात्र सजीव है और ये विभक्ति सहित है। अब इसी संदर्भ में आपसे एक प्रश्न है, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। प्रश्न है कि राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए, राजा ने गरीबों को कंबल दान दिए। इसका उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका उत्तर को क्या होगा, एक कर्मक है या द्विकर्मक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अगर प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पूछे तो वो आप 8 करोगे और केवल संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पूछे तब आपको 5 करने हैं। तो आगे है, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर वाक्य में क्रिया के 8 भेद हैं, हमने पढ़ लिए। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य क्रिया। इसमें क्या होता है, एक कर्म होता है और एक ही क्रिया होती है, एक कर्म एक क्रिया, वो सामान्य क्रिया कहलाती है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई है, तो यहाँ एक ही क्रिया प्रयुक्त हुई है और एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ है। आगे है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रिया होती है वो दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ देने वाली क्रियाओं से बनती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे जया ने
खाना बना लिया, तो बनाना अलग क्रिया है और लेना अलग क्रिया है। हेमराज ने खाना खा लिया, तो खाना अलग क्रिया, लेना अलग क्रिया है। तो ये दो अलग अलग क्रियाओं से मिलकर के एक नए वाक्य का निर्माण हुआ है, तो यहाँ संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ देने वाली दो क्रियाओं से मिलकर के जो बनने वाली क्रिया होती है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें कर्ता खुद नहीं करता है, दूसरों से किसी कार्य को करवाने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त की जाती है। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, राम खुद नहीं लिख रहा है, श्याम से लिखवा रहा है, तो यहाँ राम श्याम को प्रेरित कर रहा है पत्र लिखने के लिए, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया प्रयुक्त की जाएगी। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होनी है, क्रिया कितनी, दो प्रयुक्त होती है, तो दो क्रिया प्रयुक्त होने में उनमें से जो एक क्रिया होती है दूसरी क्रिया से पहले ही संपन्न हो जाती है, तो जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया है उस पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे हम। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, तो सोना अलग क्रिया है, लेकिन सोने से भी पहले उसने क्या काम कर लिया, पढ़ लिया। अर्थात सोने से पहले उसने कौन सी क्रिया की, पढ़ने की क्रिया की, पढ़ने की क्रिया की। तो जो ये पढ़ने की क्रिया है इसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। यानी वाक्य में जहां दो क्रिया प्रयुक्त होती हो और दो क्रिया प्रयुक्त होने के बाद में जो पहली क्रिया जो प्रयुक्त होती है पहले ही जो संपन्न हो जाती है, पहले क्रिया जो प्रयुक्त होती है पहले ही वो संपन्न हो जाती है, उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि किसी जो मूल धातु है, जैसे पट धातु है, पट धातु में अगर कर या कर के जोड़ देते हैं तो वो पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है, सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः। आगे है नाम धातु क्रिया। नाम का अर्थ ही है कि ऐसे शब्द जिससे किसी का नाम प्रतीत हो। जैसे विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया प्रयुक्त होते हैं, तो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण प्रयुक्त होते हैं। क्योंकि संज्ञा इस वस्तु जगत में, इस भौतिक संसार में जो भी वस्तु है जो अपना नाम रखती है उसको संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सर्वनाम सबका नाम, और इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये तीनों ही जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों ही है वो नाम से जुड़े हुए हैं, तीनों ही नाम से जुड़े हुए हैं, इसलिए नाम धातु क्रिया के अंतर्गत ये तीनों प्रयुक्त होंगे। अर्थात वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना है, तो ये रंग संज्ञा शब्द से बना हुआ शब्द है, तो ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। लजाना, अपनाना, अपनाना क्या, सर्वनाम शब्द है, अपना सर्वनाम शब्द है, तो ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। चमकाना, गरमाना, ये सारे नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। आगे है कृदंत क्रिया। जब विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से किसी क्रिया का निर्माण कर लिया तो उसमें पीछे बचती है क्रिया, अर्थात कृदंत क्रिया। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं वो कृदंत क्रियापद कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर कृदंत क्रियापद कहलाते हैं। जैसे चल धातु है, तो चल के साथ ना प्रत्यय लगता है तो ये चलना हो जाएगा, तो ये चलना कृदंत क्रिया के उदाहरण है। ता प्रत्यय लगने से चलता हो जाएगा, चलकर, ये कृदंत क्रिया का उदाहरण है। लिख से लिखना, लिखता, लिखकर, ये सारे कृदंत क्रिया के उदाहरण हैं। सजातीय क्रियाएं।
वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ सजातीय क्रिया प्रयुक्त होती है। यानी जिस धातु से क्रिया का निर्माण हुआ है उसी धातु से कर्म का भी निर्माण होगा। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी तो लड़ना क्रिया है, लड़ना क्रिया जो लड़ धातु से बना हुआ है। इसमें जो कर्म प्रयुक्त हुआ है लड़ाई, ये भी लड़ धातु से बना हुआ है, इसलिए इसको सजातीय क्रिया कहा जाता है। जैसे हमने चढ़ाई चढ़ी, हमने चढ़ाई चढ़ी तो चढ़ धातु से बने हुए हैं। चढ़ाई चढ़ी, चढ़ना क्रिया है और चढ़ाई कर्म है, तो ये दोनों ही जहाँ क्रिया और कर्म दोनों ही एक ही समान धातु से निर्मित होते हो वहाँ सजातीय क्रिया प्रयुक्त होती है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। यानी जो मूल क्रिया है उसकी सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें अरविंद पढ़ता है, ये मूल क्रिया है और इसमें भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी, तो ये इस वाक्य की सहायता करता हुआ प्रतीत होता है। इंग्लिश में सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो क्रिया का आज अंतिम टॉपिक था वो हमने पूरा कर लिया और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।